सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो एबीपी सांझा। बलात्कारी गुरमीत राम रहीम ते एक बार फिर वड्डा फैसला आ सकता है, क्योंकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल मामले पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत 11 जनवरी को फैसला सुनाने जा रही है। अजिहे च गल फिर सुरक्षा की चली है, क्योंकि शायद ही कोई 25 अगस्त 2017 भुलिया होवे। रामचंद्र छत्रपति कतल केस में लैके 11 जनवरी को सुनाए जाने वाले फैसले के मद्देनजर हुण प्रशासन की जान मुट्ठी च आई हुई है। इस सब तो संवेदनशील खेतर पंचकूला है, जिथे विशेष सीबीआई अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए बलात्कारी बाबे गुरमीत राम रहीम बारे फैसला सुनाएगी। इंटैलीजेंस इनपुट्स के नाल पूरे नाके तैनात किए गए हैं। असी इस वक्त उस जगह पर मौजूद हाँ जिथे एक नाका लगाया गया है। पंचकूला के 5 सैक्टरां दे विच धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस दीयां कंपनियां बाहरों इत्थे बुला लिया गई ने। शाम का समा हो चुका है, सारी रात यह नाके मौजूद रहणगे। प्रॉपर पूरी चैकिंग चल रही है। रोड ते किसी को भी खड़े नहीं होने दिता जा रहा और सारी जगह ते पुलिस तैनात है। पंचकूला की अदालत 4 तरफों घेरी हुई है पुलिस ने। कोई भी अज्ञात व्यक्ति रोड के उत्ते ज़्यादा टाइम नहीं खड़े होने दिता जा रहा है। 144 धारा लगाई हुई है कोर्ट के नाल लगते सारे सैक्टरां दे विच। कोर्ट की चारों तरफ जिहड़ी रोड है उसकी नाकाबंदी की हुई है पूरी, ताकि कोई भी शरारती आंसर पिछली वार की तरह इत्थे तक ना पहुंच सके। हालांकि कोर्ट खुली है, कोर्ट वर्किंग है। जो लोग कोर्ट दे विच अपने कामां लई आउणगे उन्हां नूं आउण दिता जाएगा, लेकिन प्रॉपर चैकिंग की जाएगी। नॉर्मल रूटीन दे विच जो चैकिंग हुंदी है उस तो वध चैकिंग की जाएगी। ये तस्वीरां जो तुसीं देख रहे हो ये उस चौंक दियां ने बेला विस्टा, जिथे 25 अगस्त 2017 ਨੂੰ मीडिया ਨੂੰ एक्सैस दिता गया सी। मीडिया ਨੂੰ सिर्फ इत्थे तक अलाउ किया गया सी। हालांकि कोर्ट इस तो 1 किलोमीटर अगे है, पर मीडिया ਨੂੰ पिछली वार इत्थे ही रोक दिता गया सी। अजिहे च हरियाणा का सिरसा रोहतक पंचकूला और सुरक्षा के लिहाज तो सब तो वध संवेदनशील है, जिस लिए पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का दावा कर रही है। निश्चित तौर पर हरियाणा पुलिस ने पिछली बार के बाद अपना सबक भी सीखा और उचित सुरक्षा के प्रबंध सभी जगह किए गए हैं। खासकर पंचकूला के अंदर, सरसा के अंदर और रोहतक में, जहां पर जो एक्यूज्ड है वो लॉज्ड है। तो ऐसी स्थिति में सभी जगह पे उचित सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और हरियाणा पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स इन यूनिट्स के अंदर डिप्लॉय की गई है। इंटेलिजेंस की दृष्टि से भी हमारे जो अधिकारी हैं वो इसको वॉच कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कानून व्यवस्था है उसे हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा और ठीक प्रकार से जो कानूनी कार्रवाई कोर्ट करता है उसके अंदर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। कितने हरियाणा पुलिस ने स्टैंड बाई पर फोर्सेस रखी हुई हैं? क्या आर्म्ड फोर्सेस भी बुलाई गई हैं हरियाणा में इस सिचुएशन से डील करने के लिए 11 जनवरी के लिए, या सिर्फ हरियाणा पुलिस ही सिचुएशन को डील करेगी? देखिए, अभी तक केवल हरियाणा पुलिस जो है वही ड्यूटी के ऊपर डिप्लॉयड है। हमने जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉयमेंट उनको एनहेंस कर दिया है, जहां पर वी आर विजुअलाइजिंग कि अगर कोई बात होती है तो। और पुलिस के उचित प्रबंध इन द टर्म्स ऑफ पेट्रोलिंग पार्टीज, हमारे जो नाकाज हैं, और पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस को गियर अप किया गया है, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई बात कहीं पर होती है तो वो तुरंत पुलिस के नोटिस में आ सके। तो अभी तक ऐसी स्थिति नहीं दिखती है कि किसी प्रकार की दिक्कत हो, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की ये इच्छा है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। सर, अगर बात करें कितने नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स हैं वो जो सारे हरियाणा में इसी सिचुएशन को डील करने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं, और कौन कौन से सिटीज हैं जो हाई अलर्ट पे हैं? देखिए, ऑपरेशनल डिटेल्स बता पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर मैंने आपको 3 शहरों का नाम बताया जहां पर हमारा फोकस ज्यादा है, क्योंकि सरसा के अंदर जहां पर डेरा है, पंचकूला जहां पर वर्डिक्ट सुनाया जाना है, और जो कन्विक्ट है जो लॉज्ड है सुनारिया जेल के अंदर, रोहतक जिले के अंदर। तो इन 3 जिलों पर मैक्सिमम हमारी अलर्ट है इन तीनों में। सिरसा में जिस तरह सर डेरा है, अभी भी उसके अंदर जो भक्त हैं, वो लोग हैं, वो मौजूद हैं, अभी तक वो लोग रह रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 लोग उस डेरे में अभी भी मौजूद हैं, जो लोग काम करते हैं, रहते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल सिक्योरिटी प्लान्स रखे गए हैं?
देखिए, वो सारी ऑपरेशनल डिटेल्स मैंने आपको कहा कि नहीं बता पाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पर हमने मतलब सारे इंतजाम इस दृष्टि से किए हैं। ये जानकारी भी जिला प्रशासन के पास है कि कितने व्यक्ति अंदर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जब 25 अगस्त को गुरमीत राम रहीम के खिलाफ फैसला सुनाया गया था, तब बहुत से लोग पंचकुला में इकट्ठे हो गए थे। तब आप ही ने मीडिया के सामने आके ये बताया था कि हम सारे शहरों से अलाउ कर रहे थे कि उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए। क्या अब भी कोई ऐसी मूवमेंट दिखाई दे रही है? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने किसी को अलाउ किया था कहीं पे भी इकट्ठा होने के लिए। मॉडस ऑपरेंडी थी हरियाणा पुलिस की। वो एक जब कोई भी ऑपरेशनल मैटर होता है तो उसके अंदर निश्चित तौर पर एक रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि एक फाइनल सॉल्यूशन कभी भी किसी प्रॉब्लम का नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो टारगेट थे उनको प्रायोरिटाइज किया गया था कि पहले क्या जरूरी है, नंबर 2 पे क्या जरूरी है और नंबर 3 पे क्या है। तो अभी तक इस तरह की मूवमेंट की बात अभी तक नहीं है, और अगर होती मेरे ख्याल मीडिया भी अलर्ट है, इस तरह की बात अभी तक नहीं है। लेकिन यदि इस तरीके की बात होती है तो उसको मौके पर आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। जैसे सर इस 25 अगस्त को जो हिंसा हुई थी पंचकुला में, उसके जो मुख्य आरोपी आदित्य इंसा है वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं वो भी हरियाणा पुलिस के लिए थ्रेट बने हुए हैं। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित मैटर है, जो अरेस्ट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर स्पेसिफिक लीड्स हैं, क्योंकि जो एसआईटी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है वो हाई कोर्ट के तहत है, तो उसके ऊपर डिटेल्स मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन पुलिस इस तरीके से चौकस है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या पंचकूला में या पूरे हरियाणा में हमारे नहीं होनी चाहिए। सिरसा जिथे डेरा मुखी ਦਾ ਮੁੱਖ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਵਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हर व्यक्ति सिरसा में अपने आप को सुरक्षित समझे, इसलिए पुलिस चाक चौबंद है। नाके लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग लगाई गई है। आज इसी संदर्भ में फ्लैग मार्च भी फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। कारण क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सब अपने आप को अच्छा महसूस करे, कोई किसी को किसी का डर भय ना हो, इसलिए फ्लैग मार्च किया जाता है। पूरा सिरसा जिला ना, इसमें शहर सिरसा और आसपास के एरिया। जो फैसला आना है उसको लेके कोई भी किसी तरह का सामाजिक तत्व कोई किसी तरह की गलत हरकत ना कर पाए, इसलिए पुलिस जो है हरियाणा पुलिस तैनात है। तो नाकों की बात की जा रही थी, कब तक सर लगा दिए जाएंगे? आज शाम तक नाके लग जाएंगे। फोर्स आ रही है, कुछ फोर्स आ चुकी है, कुछ फोर्स आने वाली है। शाम तक हमारे नाके लग जाएंगे। देखिए, जो अभी एक मीटिंग होनी है एसएसपी साहब के नेतृत्व में, उसमें और जो हमें निर्देश देंगे वो उस पर होगा। फिलहाल जो है नाके हमने 14 नाके सीलिंग प्लान के अनुसार पूरे सिरसा शहर के चारों तरफ लगाए हैं, और उसमें हमारी लगातार चेकिंग रहेगी कि कोई भी वाहन में किसी तरह का असामाजिक तत्व या कोई लोग इकट्ठा ना हो। ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो साढ़े वालों ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮੁਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਿਕੁਏਟ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਨਟੂਵਰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 1000-1200 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਦ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਇਨਸ਼ੋਰਡ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੇਗਾ।
25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। बलात्कार के दोष सजा कट रही गुरमीत राम रहीम की उल्टी गिनती फिर शुरू हो गई है, क्योंकि साल 2002 च पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का कतल होया सीगा। इस कतल मामले च राम रहीम मुलजम ने ते उधर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति इंसाफ की उम्मीद लाई बैठे ने ते उन्होंने अदालत नूं एक बार फिर लाई है इंसाफ की गुहार। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा लकूना यही छोड़ा गया कि उस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ 3 आदमियों तक सीमित रखा गया। कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह जो 2 शूटर थे, और तीसरा जिसका रिवॉल्वर यूज़ हुआ लाइसेंसी वेपन किशन लाल। उन 3 आदमियों के अलावा जो हमारा आरोप था कि जिस व्यक्ति के इशारे पर ये सब किया गया उसको कहीं भी उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इंटेंगल नहीं किया। उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति को एक बार भी इंटेरोगेट नहीं किया पुलिस ने, और इवन डेरा के अंदर एक भी बार पुलिस ने दबिश नहीं दी। तो हमने जनवरी 2003 के अंदर हमने एक फ़ैसला किया कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डोर नॉक किया जाए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमने एक पेटिशन मूव किया जनवरी 2003 के अंदर। उस पेटिशन में हमने डिमांड किया कि इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, और डेरा जो है वो एक बहुत बड़ा तंत्र है और उसके दबाव के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट के दबाव के अंदर और डेरा के दबाव के चलते पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा पुलिस ने लकूना ये छोड़ा कि कई दिन तक छत्रपति जो बोलते चालते रहे, होशो हवास में रहे, और उनका डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो पुलिस ने दर्ज नहीं किया। दूसरा, पुलिस ने कहीं भी एक बार भी इस सारे मामले के मुखिया जो थे डेरा के उसको इंटेरोगेट नहीं किया, पूछताछ नहीं की। और भी कई सारी चीज़ें थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो उन्होंने छोड़ दी थी। 2003 में केस सीबीआई के पास चला गया। जी। क्या कभी आपके पिताजी ने ये जिक्र किया था कि मैं ऐसा कुछ छाप रहा हूँ जिससे मेरी जान को या मेरे परिवार को खतरा हो सकता है? क्या चीज़ थी वो जिसके कारण डेरा इतने गुस्से में आ गया कि उनकी हत्या करवा दी? पहली बार 2001 के अंदर हमारे फादर ने कुछ घटनाएं जो हैं डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ पब्लिश की, जिसके अंदर एक मसला ये भी था कि किस तरीके से डेरा के श्रद्धालुओं ने ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा जो है वो जमा लिया। वो कई न्यूज़ आइटम्स जो हैं उस छपी थी। उसके बाद जब ये गुमनाम चिट्ठी वाला मसला आया मई 2002 के अंदर, जब पहली बार उन्होंने पब्लिश किया उस चिट्ठी का मामला 30 मई 2002 को, तो उन्हें धमकियां आनी शुरू हुई। उन धमकियों का सिलसिला लगातार चलता रहा, क्योंकि वो लगातार ये वही चिट्ठियां थी जो लिखी गई थी प्रधानमंत्री और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। बिल्कुल वही चिट्ठी थी जिसमें उस साध्वी ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह पर बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उसने बताया था कि उस चिट्ठी के अंदर किस तरीके से डेरा के अंदर रह रही साध्वियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनका जीवन जो है वो ना शादीशुदा है ना वे कुंवारी हैं, उनकी ज़िंदगी इस तरीके से बदतर बना दी गई है। तो उसके बाद हमारे फादर ने उस चिट्ठी को लेकर जितना घटनाक्रम था वो लगातार अपने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया। बलात्कार मामले में सजा होने के बाद आपको लगा कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है, अब ये बलात्कार के बाद मर्डर केस में भी नहीं बच पाएंगे? बिल्कुल। 2017 का वो अगस्त का महीना आपके लिए तो काफ़ी
मतलब उम्मीदें लेके आया होगा। हाँ बिल्कुल, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो बड़ा प्रेशर था सीबीआई के ऊपर, और जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हुआ सीबीआई की तरफ से, उन ऑफिसर्स को सैल्यूट करना बनता है, सतीश डागर साहब को, एसपी सतपाल सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को। जब चार्जशीट फाइल किया तो पहली दफ़ा हमें लगा, जिसमें गुरमीत राम रहीम को उन्होंने मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर शामिल किया। 31 जुलाई 2007 को जब ये चार्जशीट फाइल हुआ तो हमें कुछ लगा कि नहीं, सब कुछ करप्ट नहीं है, हम ये लड़ाई जीतेंगे। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान बहुत सारी अड़चनें आई और उन अड़चनों को पार करते हुए गवाहों को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हमारे केस के अंदर सभी गवाह डटे रहे और एक बढ़िया ट्रायल इस केस के अंदर रहा, तो इन सारी चीज़ों को निपटने के बाद जिस दिन 25 अगस्त का वर्डिक्ट आया तो हमें लगा कि आज हमारे फादर ने जिस मुहिम को शुरू किया था कि एक संत के भेष में बैठे हुए ढोंगी को बेनकाब करने के लिए जो उन्होंने अपने अखबार के अंदर एक आवाज़ उठाई थी, उस पर आज न्यायपालिका ने मुहर लगा दी है और हमारे फादर ने जो बीड़ा उठाया था वो कहीं ना कहीं आज उसको अमली जामा पहना दिया है सीबीआई ने और सीबीआई कोर्ट ने। और ये भी उम्मीद बदी होगी कि कानून से चाहे कोई संत हो चाहे सत्ता का दलाल हो, बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, हर चीज़ को उसने सोचा था कि हर एक चीज़ बिकाऊ है और मैं अपने पैसे से खरीद लूँगा, लेकिन हमें महसूस हुआ कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं है। मेरा ये मानना है कि पंचकुला के अंदर 25 अगस्त को जो सब हुआ, हिंसा हुई और 40-38 लोग जो मारे गए, कहीं ना कहीं उनका गुनहगार भी जो है वो गुरमीत राम रहीम है। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसने फांसी लटकाना चाहिए, यस, सजाए मौत। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ये लड़ाई लड़ी, वाकई अंशुल ये लड़ाई इस्तकबाल के लायक है और हम आपके जज्बे की, आपकी हिम्मत की जो है वो दाद देते हैं। और साथ ही इस देश के सियासतदानों को लिए ये कहना चाहते हैं कि सच परेशान हो सकता है पर कभी हारता नहीं। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए और गुरमीत राम रहीम को भी। हुण रोकने एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कतलकांड जिस ते फैसला अदालत सुनाउण जा रही है। कौन सन पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, क्यों उन्हां दा कतल किया गया? साल 2002 च कतल होने तो बाद 16 साल की लंबी उड़ीक इंसाफ लई। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चलते सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल केस च पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट 11 जनवरी को फैसला सुनाएगी। रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति साल 2002 तो इंसाफ लिए लड़ाई लड़ रहे ने। रामचंद्र छत्रपति कतल केस, इस केस में सीबीआई वालों 46 गवाह कोर्ट में पेश किए गए और बचा पक्ष ने 21 गवाह पेश किए। मई 2002 ਨੂੰ रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में राम रहीम खिलाफ साधवियां की चिट्ठी ਨੂੰ छापिया सी। चिट्ठी छपण तो बाद छत्रपति ਨੂੰ डेरे वालों फोन ते धमकियां मिलने का इल्जाम लाया गया। 24 अक्तूबर 2002 ਨੂੰ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति उत्ते फायरिंग की गई। जख्मी हुए रामचंद्र छत्रपति की 21 नवंबर 2002 ਨੂੰ दिल्ली के अपोलो हस्पताल में मौत हो गई। कतल के इल्जाम कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह ते लगे, क्योंकि छत्रपति ਨੂੰ मारन आई कुलदीप सिंह ਨੂੰ मौके तो ही गिरफ्तार कर लिया गया। कुलदीप ने पुलिस ਨੂੰ दस्सिया कि वो निर्मल नाल छत्रपति ਨੂੰ मारन आए सन। कुलदीप ते निर्मल दोवें ही डेरे अंदर कारपेंटर का काम करते सन। दोवां मुलजमां ने डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल की लाइसेंसी रिवाल्वर नाल छत्रपति ते गोलियां चलाईयां सी। निर्मल की गिरफ्तारी अक्तूबर में हुई। डेरा सच्चा सौदा का वॉकी टॉकी ते 32 बोर रिवाल्वर फड़िया गया। पुलिस ने तिन्नां नूं केस में नामजद किया, पर छत्रपति का परिवार डेरा मुखी नूं भी नामजद करने की मांग कर रहा सी। इस कतल के गवाह रामचंद्र के बेटे
ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। 10 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ? 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੇ ਕਸਬਾ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ 400 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ? ਮਾਮਲਾ 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।